हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है जूठन। मम्मी जी, देखिए, ज्योति को सभ्यता नाम की चीज़ नहीं है। अमन के खाए बर्तन छोड़कर सो गई। ये क्या बात हुई भाई। अगर तुम्हारा पति देर से लौटे या बीमार हो तो जूठन दूसरे के लिए छोड़कर सो जाओगी। सुबह सुबह ही जेठानी नमिता ने सिंक देख कर कहा, और क्या हम लोग तो इनके नौकर लग रहे हैं। करनी ही पड़ेगी रानी जी की चाकरी। सासू माँ निर्मला देवी भी भड़की हुई थी। ऐसा नहीं था कि ज्योति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था या वो लापरवाह थी। बस डिलीवरी में बस 6 या 7 दिन बाकी थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि हाई रिस्क है, तकलीफ बढ़ते ही आ जाना। डिलीवरी किसी भी समय हो सकती थी, सो दर्द और बुखार से पस्त पड़ी थी। पति अमन ननद सोनी को लिवाने गए थे। वो भी अपने 3 महीने के बेटे को लेकर मायके आने वाली थी। पहली सर्दी जो थी तो मायके में आराम मिल जाता। निर्मला जी का बेटी को सर्दी भर अपने घर में ही रोकने का इरादा था। ज्योति की रुलाई फूट पड़ी। किसी तरह उठकर अंदर आई और अमन के खाना खाए हुए बर्तन साफ करके रख दिए। वापस अपने कमरे में जाकर लेट गई। पर निर्मला जी से ज़्यादा नमिता आग में घी डाले ही जा रही थी। इधर शाम को अमन की वापसी हुई और अगले ही दिन ज्योति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ज्योति ने एक स्वस्थ सुंदर चांद से बेटे को जन्म दिया था ऑपरेशन से। घर में सब खुश थे और अपनी अपनी नेक की लिस्ट भी अमन को थमा दी थी। लगभग 1 हफ्ते बाद ज्योति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। स्टोर रूम में उसका बिस्तर अलग लगा था और साथ में कुछ बर्तन और बर्तन मांजने का सामान भी कोने में रखा था। देखो बहू, जापे में हो अपने बर्तन अलग ही रखना, उन्हें खुद धोकर रखना। खाना इन्हीं में मिलेगा और अपने और मुन्ने के कपड़े भी। सबसे छोटी हो, कोई मान्य नहीं हो घर की। निर्मला जी ने कड़क आवाज़ में कहा। आज ज्योति मन में सोच रही थी कि अगर मायके में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल होता तो मैं भी अपने घर ही चली जाती। शरीर कमज़ोर था और तकलीफ़ अपनी जगह, फिर भी वो सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही थी। वो अपना काम भी निर्देशानुसार कर रही थी। धीरे धीरे समय निकल रहा था। अब बच्चे का नामकरण संस्कार भी निपट चुका था और ज्योति भी अपनी रसोई फिर संभाल चुकी थी। निर्मला जी की छुआछूत की सनक के चलते कोई मेड भी नहीं थी। इधर नमिता तो अपनी जेठानी होने की ठसक के चलते अपना सिक्का जमा लेती। मदद करना तो दूर, वह ऊपरी काम में व्यस्तता के बहाने भी बना लेती। पर ज्योति की कमियां निकालने का कोई मौका ना छोड़ती। 1-2 दिन से मुन्ना थोड़ा बीमार था और शाम होते होते उसकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ गई। ज्योति और अमन उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल भागे। वहां उसे नेबुलाइजर लगाया गया। घर आते आते रात के लगभग 10 बजे थे। जैसे ही ज्योति पानी गर्म करने रसोई में आई तो देखा काम जस का तस। पूरी महफिल तो बैठक में जमी थी और घर की तीनों महिलाएं टीवी देखते हुए उसकी बुराई का पिटारा खोले बैठी थी। अब ज्योति भी चुप ना रही। वो भी अंदर जाकर बोल दी, माफ़ करना मम्मी जी, इतने दिन से कर भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। अगर मैं आपके जेठानी जी और सोनी दीदी के जूठे बर्तन साफ कर देती हूँ तो मैं सभ्य, और गलती से कहीं कुछ कमी रह जाए तो तुरंत असभ्य कैसे हो जाती हूँ। अगर कभी मेरे या अमन जी के खाए बर्तन किसी वजह से छूट गए तो आप लोग तुरंत मेरे परिवार और सभ्यता को निशाना बना लेती हो। मैं भी इसी परिवार की सदस्य हूँ। अगर कोई तकलीफ़ मुझे हो जाए तो मैं सभ्यता के नाते अपना काम खुद करूँ। बाकी पूरे घर का दायित्व सिर्फ मेरा। अमन बच्चे के ही पास था। देर होती देखकर जब वो ज्योति को पुकारने आया तो देखा अच्छी खासी बहस हो चुकी थी। वो ज्योति को कमरे में ले गया और समझाने भी लगा, पर अगले दिन बाजार से डिस्पोजेबल क्रॉकरी ले आया और सबके सामने आवाज़ देकर बोला, ज्योति, आज से हम तुम इन्हीं में खाएंगे, इन्हीं में खाना और फेंक देना। जब तक मुन्ना ठीक ना हो जाए फिर मैं अलग रसोई की व्यवस्था करता हूँ।
अगले 2 दिन अमन और ज्योति को लगातार डिस्पोजेबल क्रॉकरी इस्तेमाल करते देख घर में ससुर जी का माथा ठनक गया। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? घर में बर्तनों का अकाल पड़ गया है क्या छोटी बहू? वो क्या है ना पापा, मुन्ना ज़्यादा बीमार है, सर्दी बचानी है उसकी, और मम्मी ठहरी सास और भाभी जेठानी। सोनी दीदी को हम लोग इसी तकलीफ से बचाने के लिए ससुराल से अपने घर लाए हैं, अमन ने बाहर आकर कहा। पर ज्योति के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो आगे से आगे सबका ध्यान रखती है और मैंने हमेशा उसे सबका सम्मान करते ही देखा। वो पूरे घर के खाए बर्तन धो सकती है, छोटी बहू जो ठहरी। मगर गलती से कभी उसका या मेरा खाया बर्तन किसी वजह से रह गया तो घर अखाड़ा बन जाता है। तकलीफ़ में भी उसे खुद के और मेरे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। कब तक बर्दाश्त करूं? मैं नौकरी करूं या इलाज कराऊं या घर की लड़ाई निपटाऊं? अगर माँ और भाभी से कुछ कहूँगा तो जोरू का गुलाम की उपाधि मिल जाएगी। अब ज्योति और मुन्ने को भी तो अनदेखा नहीं कर सकता। ब्याह करके लाया हूँ, कुछ मेरा भी तो फर्ज बनता है ज्योति के लिए या नहीं? ये सुनकर तिवारी जी का माथा ठनक गया। सबको बुलाकर बात की और सबसे पहले अपनी पत्नी से ही कहा, बहू इस घर की सदस्य है, कोई अछूत नहीं जो कभी मजबूरी में या बीमारी में उसे अपने खाए बर्तन धोने को विवश करो। तुम माँ समान, बड़ी बहू और सोनी बहन समान, तो फिर उसकी तकलीफ के समय सास जेठानी क्यों बनना? भाभी और माँ के व्यवहार की गांठों को अभी भी पाले हो और आए दिन मुझे सुनाती हो। पर याद रहे, तुम्हारा ऐसा व्यवहार कैंसर की गांठ का रूप ले रहा है, जिसकी परिणति किसी दिन उस अंग के अलग होने पर ही रुकेगी। इतने कठिन नियम बनाकर और निभाकर आखिर तुम सबको क्या मिल रहा है? बेहतरी इसी में है कि सिंहासन से उतर के सहयोग से हंसी खुशी रहो। जैसे मैं तुम्हारी गठिया और अस्थमा का इलाज करवा रहा हूँ, तुम भी बहू को रोगी बनने की कगार पर धकेल रही हो। अमन तुम चिंता मत करो, मैं कल ही एक मेड की व्यवस्था करता हूँ। मुझे बहू और बच्चा दोनों स्वस्थ चाहिए, बीमार नहीं। अगली सुबह निर्मला जी और नमिता रसोई में ज्योति को सहयोग दे रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।